सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि पहले के टाइम पे खासकर जब ब्रिटिशर्स थे तब जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। वो रूरल एंड एग्रीकल्चर थी इन कैरेक्टर, यानी कि ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में ही उनका जो ऑक्यूपेशन था, उनका जो काम था वो खेती बाड़ी का ही था। एंड गांव में ही ज़्यादातर लोग रहते थे, शहर इतने तब बने नहीं थे। Nearly 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture। यानी कि कम से कम 85% जो लोग हैं वो गांव में रहते थे और उनका जो भी ऑक्यूपेशन है यानी कि उनका जो काम है मोस्टली एग्रीकल्चर से ही होता था। इवन विद द लार्ज प्रपोर्शन इंगेज इन एग्रीकल्चर द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। यानी कि हालांकि जो पूरी कंट्री है उसमें से 85% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के काम में ही जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री के पास इतना अनाज या इतना खाने के लिए नहीं था। मतलब दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, उनके पास इतना खाने के लिए नहीं था और इतना रॉ मटेरियल भी नहीं था कि वो इंडस्ट्री में लगा पाए। अब हम पढ़ेंगे कुछ रीज़न फॉर द स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टेग्नेशन मतलब रुकावट। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ है उसमें रुकावट क्यों आ रही थी, क्यों इतना हम डेवलप नहीं थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। इतना सारे लोग काम कर रहे खेती बाड़ी में, इतने सारे लोग, फिर भी इतने हम डेवलप नहीं थे। सो इसके कुछ रीजंस हैं जो अब हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहला रीज़न है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सो ये जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल से। जो मान लीजिए ये आपकी क्लास की टीचर है और इस क्लास टीचर ने एक क्लास मॉनिटर बनाया। हर क्लास में मॉनिटर तो होते ही हैं। सो यहाँ पे ये जो क्लास टीचर है उन्होंने एक मॉनिटर बनाया। अब इस मॉनिटर का काम है कि ये हर बच्चे से, जितने भी क्लास में बच्चे हैं, हर बच्चे से कॉपी कलेक्ट करेगा ताकि चेकिंग हो पाए और कलेक्ट करके ये जो बच्चे हैं कलेक्ट करके टीचर को देगा। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता था, जैसे कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं वो ज़मींदार बनाते थे, ठीक है, इसको हम ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। सो ये जो ज़मींदार थे ये किसानों से, ये जो नीचे हैं ये हैं हमारे किसान, ठीक है, इन किसानों से पैसा लेते थे और फिर वो आगे ब्रिटिशर्स को दे देते थे। यानी कि जैसे मॉनिटर है यहाँ पे, सो ये जो मॉनिटर है ये कॉपी ले रहे हैं और कॉपी लेके टीचर को दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो ज़मींदार हैं वो पहले पैसे लेते थे किसानों से एंड देन फिर वो ब्रिटिशर्स से ले लेते थे, वो ब्रिटिशर्स को दे देते थे। मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ज़मींदार रखे हुए थे। जो ज़मींदार हैं वो जो हमारे फार्मर्स हैं, एफ से फार्मर मान लीजिए। सो फार्मर जो थे वो इनको पैसा देते थे, ज़मींदार को लगान देते थे, टैक्स देते थे जो भी उनकी क्रॉप्स होती थी, एंड देन ज़मींदार जो थे वो आगे ब्रिटिशर्स को दे देते थे। सो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो हमारे ज़मींदार या ब्रिटिशर्स हैं इन्हें कोई लेना देना नहीं था कि जो फार्मर है उसकी कितनी क्रॉप्स हैं, मतलब उसकी इतनी क्रॉप्स हुई भी है कि वो किसी को पैसे दे ना दे। मतलब अगर उसका कभी कभार क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब जो क्रॉप्स हैं वो उतनी नहीं हुई, फसलें जो हैं वो सड़ गई या कोई और रीज़न की वजह से फसल इतनी अच्छी नहीं हुई, बट फिर भी जो ज़मींदार था उसको कोई लेना देना नहीं था। वो भाई पैसे मांगता था फार्मर से कि भाई मुझे तो पैसे दो, और फिर ज़मींदार क्या करता था, ब्रिटिशर्स को दे देता था। तो इसका सेकंड पॉइंट ये बनता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो डिसाइड कर देते थे डेट्स कि इस डेट को, और पैसे भी डिसाइड करते थे कि एक फार्मर से हम इतने पैसे लेंगे। तो कभी कभार क्या होता था, फार्मर अगर नहीं दे पा रहा है तो ज़मींदार एक्सप्लॉइट करता था फार्मर को किसी भी तरीके से पैसे निकलवाने के लिए। अगर ज़मींदार ऐसा नहीं करता है, अगर वो पैसे नहीं निकल पाता, तो ब्रिटिशर्स फिर इसकी टांग खींचते थे ज़मींदारों की, कि फिर उनको कहते थे ठीक है तुम ये ज़मींदारी छोड़ दो। इस वजह से ज़मींदारों को, क्योंकि आप कोई भी अपनी नौकरी खोना नहीं चाहते, तो ज़मींदार भी फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। बेसिकली ये मज़े कर रहे थे, ये मज़े कर रहे थे, दुखी कौन हो रहे थे उस टाइम पे, फार्मर्स। देन सेकंड पॉइंट है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो इसमें क्या था, ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फार्मर्स को ये बोल दिया कि भाई जो भी तुम क्रॉप्स उगाते हो वो अभी तक तो तुम सेल्फ कंजप्शन के लिए उगाते थे, यानी कि इतनी उगाते थे कि भाई उनकी फैमिली और उनका गुजारा हो पाए, लेकिन अब तुम ऐसे उगाओगे कि तुम मार्केट में बेच पाओ, यानी कि इतने
लार्ज क्वांटिटी में तुम प्रोड्यूस करोगे क्रॉप्स को, ताकि वो ब्रिटिशर्स को दे पाए और ब्रिटिशर्स जो हैं उन क्रॉप्स के साथ बिजनेस वगैरह कर पाए। सो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें ये बोला था कि तुम कैश क्रॉप्स उगाओ, ठीक है। सो जो कैश क्रॉप्स होती हैं ये बेसिकली होती हैं जैसे कि कॉटन की हो गई, जूट हो गया, शुगर हो गया। अब भाई बेचारा जो किसान है, मान लो इतनी ज़मीन है, अब इतनी ज़मीन में वो उगा रहे हैं जूट, तो अब जूट वो खाएंगे थोड़ी, है ना, क्योंकि पहले तो वो जो उगाते थे अपने खाने के लिए, तो उनका गुजारा हो जाता था कि भाई अपना सेल्फ कंजप्शन के लिए उगा रहे हैं, उनकी फैमिली और वो खाना खा पा रहे हैं जो भी वो उगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ब्रिटिशर्स उन्हें फोर्सफुली कहते थे कि तुम कैश क्रॉप्स उगाओ, यानी कि जो जूट वगैरह, जूट, कॉटन, ये सारी जो क्रॉप्स होती है वो उगाओ। अब ऐसी क्रॉप्स खा थोड़ा ना सकते हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा था, फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा था। मतलब एक उनको खाने के लिए भी लाले पड़ रहे थे उस टाइम पे, और उनको टैक्स भी पे करना पड़ रहा था, उनको लगान भी देना पड़ रहा था। और इससे एक और प्रॉब्लम ये भी आई कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भाई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो फार्मर्स है ये नहीं उगाएंगे फूड क्रॉप्स, ही उगाएंगे ये अपना जो पुराना उगाते थे। सो ब्रिटिशर्स चालू थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने फार्मर्स को हाई प्राइस देने की बात कही, यानी कि हम तुम्हें अच्छा खासा पैसा देंगे अगर तुम कैश क्रॉप्स उगाओगे। सो जितने भी फार्मर्स थे, मोस्टली फार्मर्स क्या करने लगे, वो जूट, शुगर एंड कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर केन, शुगर से मतलब शुगर केन, गन्ना, वो उगाने लगे। सो इस वजह से उस टाइम पे फेमाइन आ गया। फेमाइन का मतलब होता है यानी कि वहाँ पे खाने पीने की कमी आ गई थी उस टाइम पे, क्योंकि हर कोई तो ऐसी चीज़ें उगा रहा है, हर किसान जो है वो जूट वगैरह उगा रहा था उस टाइम पे। तो फेमाइन देखने को मिला था हमें ड्यूरिंग ब्रिटिश डेज। देन नेक्स्ट पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। सो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से मतलब है कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, यानी कि लो लेवल की टेक्नोलॉजी थी। इनफैक्ट जो इरिगेशन सिस्टम था, इरिगेशन आई होप आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बेसिक बता देती हूँ इरिगेशन क्या होता है। सो इरिगेशन बेसिकली जैसे कि हमें पता ही है कि जैसे हमारी ये फसल है, अब हमेशा पूरे साल तो बारिश रहेगी नहीं, है ना, कभी गर्मी होती है, कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी सर्दी का मौसम आता है, थोड़ा बहुत महीना होता है बारिशों का महीना, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि सारे एरिया जो पूरा इंडिया है, पूरे भारत में बारिश आपको देखने को मिलेगी, कहीं पे ज़्यादा बारिश है, कहीं पे कम बारिश है, ऐसे ही रहता है। सो इरिगेशन बेसिकली क्या काम होता है, इरिगेशन एक तरह से जब बारिश नहीं हो तो हम पाइप्स के थ्रू या और भी बहुत सारे मेथड होते हैं उसके थ्रू हम जो हमारी फसलें हैं वहाँ पे हम पानी डाल सकते हैं। सो ये होता है हमारे इरिगेशन का काम। सो उस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी। जो हमारे कल्टीवेटर्स थे, जो हमारे फार्मर्स थे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर पाएँ अपने एग्रीकल्चर पे। और जो ब्रिटिशर्स थे, ज़मींदार थे, उन्हें कोई लेना देना था नहीं इन सब चीज़ों पे, वो भी इतना खास पैसा खर्च करते नहीं थे एग्रीकल्चर पे, क्योंकि उनको तो बस लगान से मतलब था, उनको अपने प्रॉफिट देखना था, उन्हें कौन सा हमारा इंडिया का डेवलपमेंट करना था, उन्हें बस अपना देखना था। सो इन सब चीज़ों की वजह से भी देयर वॉज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देन नेक्स्ट है लास्ट, इसका जो रीज़न है वो है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो स्कैरसिटी इस वर्ड का मतलब देखते हैं पहले। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी पड़ना, इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे फार्मर्स थे उनके पास कमी थी पैसों की। सो इस वजह से जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि फसलें अच्छी हो, एंड फ्लड कंट्रोल होना चाहिए ताकि बाढ़ ना आ जाए, क्योंकि बाढ़ आ गई तो सारी फसलें ख़राब हो जाएंगी। सो ये सब चीज़ों पे पैसा लगाने के लिए इतना पैसा था नहीं हमारे फार्मर्स के पास, काफ़ी कम फार्मर्स के पास था। बाकी जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं या शेयर क्रॉपर्स होते हैं, इन सब के पास इतना रिसोर्सेज, इतनी टेक्नोलॉजी, इतने पैसे नहीं थे। सो इस वजह से भी देयर वाज स्टेगनेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर।